चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, संडे टेस्ट फिफ्थ की डिस्कशन करने लगे हैं। इसमें दो चैप्टर थे आपके पास, एक थर्मोकेमिस्ट्री था और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था। सो थर्मो एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जितने भी एमसीक्यूज गिवन थे, इन एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू जो आपको गिवन था, आपको एक रिएक्शन गिवन है। एमसीक्यू नंबर आपके पास 82 है। 82 नंबर एमसीक्यू में आपको एक रिएक्शन गिवन है एंड दैट रिएक्शन इज के N2 प्लस आपके पास 3H2 ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2NH3। आपसे पूछा गया है कि फॉर गिवन रिएक्शन द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H यानी दैट इज एंथैल्पी एंड डेल्टा E इंटरनल एनर्जी इज, तो क्या होगा। आप सबको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो डेल्टा H होता है दैट इज इक्वल टू आप लोग के पास डेल्टा E प्लस आपके पास P डेल्टा V। अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन आप क्या पढ़ते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम इस V को डेल V कर लें तो डेल N यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल है वो भी क्या हो जाएगा, दैट इज डेल N हो जाएगा। So in term of ideal gas equation, the first law of thermodynamics, this will become equal to what? Del E that is del H that is equal to del E plus आप लोग के पास P del V की जगह आप क्या लिख सकते हैं, del nRT जो है वो लिख सकते हैं। अब del N को आप कैसे फाइंड करोगे, del N बराबर होता है द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं और रिएक्टेंट के जो मोल्स है दैट इज 4 है, 3 + 1 4, सो दैट इज इक्वल टू -2। तो इन दिस केस आप क्या कहोगे कि डेल्टा H दैट इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस 2RT। तो इससे जो आप लोग के पास अब डेल E को अगर आप फाइंड करो, सो डेल E दैट इज इक्वल टू, इसको इस साइड पे लेकर आओ, सो डेल H + 2RT। इसका मतलब कि आप डेल H में 2RT को ऐड कर रहे हैं तब ये बराबर हो रहा है डेल E के। इसका मतलब डेल E इज ग्रेटर देन आपके पास डेल H। तो यहाँ पे आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन है 82 नंबर एमसीक्यू में, दैट इज द बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 83 नंबर एमसीक्यू, हाईएस्ट हीट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, किस प्रोसेस में हाईएस्ट हीट यूज होगी। सो 83 नंबर एमसीक्यू में जो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास आता है दैट इज आपके पास चार्ली ऑप्शन आता है, दैट इज द हीट ऑफ सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन में आप क्या करते हैं, सब्लिमेशन in sublimation the solid is directly converted into आप लोग के पास gas। very strong intermolecular attractive forces are converted into very weak intermolecular attractive forces। so इसके लिए इंथैल्पी यानी हीट जो है वो क्या होगी, ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। in which statement is correct for an isolated system। तो 84 नंबर एमसीक्यूज में अगर आप देखें इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये डेल्टा ऑप्शन है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं होता और मैटर का एक्सचेंज भी नहीं होता। लेट्स सपोज आप लोग के पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसके जो वॉल्स हैं इन वॉल्स को आपने क्या बनाया है, दैट इज एडियाबेटिक बनाया है। मींस इससे ना हीट बाहर जा सकती है और ना हीट अंदर आ सकती है। और दूसरा पॉइंट, ये कंटेनर क्लोज भी है तो ना तो इसके अंदर जो मैटर मौजूद है वो बाहर जा सकता है और ना इसके अंदर आ सकता है और ना हीट एक्सचेंज हो सकती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग के पास करेक्ट है। 85 नंबर एमसीक्यू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो 85 नंबर एमसीक्यू में अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है एंड दैट इज द कंप्रेशन ऑफ अ गैस। अगर आपके पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का पिस्टन जो है वो मूवेबल है तो इस पे अगर आप प्रेशर लगाओगे तो पिस्टन नीचे आएगा। इन दिस केस द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। 86 नंबर एमसीक्यूज को अगर आप देखो, सो 86 नंबर एमसीक्यूज में क्या कहा जा रहा है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस इन रिएक्शंस आर। तो अल्फा ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड एक्सोथर्मिक में बॉन्ड ब्रेकिंग आप लोग के पास गेट्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड एंड बॉन्ड मेकिंग एवॉल्व एनर्जी। तो एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। सो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
87 नंबर एमसीक्यूज को अगर आप लोग देखें तो इस एमसीक्यू में क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या है कि द एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो मीथेन के लिए कहा जा रहा है, सो कार्बन का जो स्टैंडर्ड स्टेट है ये आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ ग्रेफाइट है, और जो हाइड्रोजन है इसका जो स्टैंडर्ड स्टेट है ये आप लोग के पास गैसियस स्टेट में है। सो ये दोनों जब आप लोग के पास रिएक्शन करेंगे सो इट विल प्रोड्यूस आप लोग के पास 1 मोल ऑफ मीथेन विच इज आल्सो प्रेजेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज आप लोग के पास चार्ली ऑप्शन जो है वो आ रहा है। सो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, heat of a reaction QP means heat given to a system at constant pressure means आइसोकोरिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि 88 नंबर एमसीक्यू में आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है कि हीट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू, यानी हीट गिवन टू अ सिस्टम at constant pressure that is equal to the change in आपके पास that is a enthalpy। अगर आप यहाँ पे देखो तो change in enthalpy आप लोग के पास क्या आता है, यानी डेल्टा H के जो है ये क्या होता है, that is a बराबर होता है। अगेन दिस इज फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें। अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट आप लोग के पास जो आता है कि एन एसिड है, इट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव। एक एसिड है जो 2 मोल्स ऑफ क्या दे रहा है, दैट इज H पॉजिटिव आयन दे रहा है, और एक बेस है जो 2 मोल्स ऑफ आप लोग के पास OH नेगेटिव आयन दे रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके लिए इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी। तो आप सबको पता है कि 1 मोल ऑफ आप लोग के पास H पॉजिटिव जब रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ आप लोग के पास OH नेगेटिव, तो इसके लिए जो एंथैल्पी आप लोग के पास न्यूट्रलाइजेशन है -57.4 दैट इज किलोजूल पर मोल है। अब अगर आपके पास एक एसिड 2 मोल H पॉजिटिव आयन दे रहा है और बेस 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो इसको आप 2 से क्या कर लोगे, दैट इज मल्टीप्लाई कर लोगे। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी आप लोग के पास क्या है, दैट इज ग्रेटर देन आप लोग के पास दैट इज ग्रेटर देन आप लोग के पास -57.4। तो 89 नंबर एमसीक्यू में जो करेक्ट ऑप्शन आपका है दैट इज आप लोग के पास बीटा ऑप्शन है। अच्छा, ड्यूरिंग द 90 एमसीक्यूज को अगर हम देखें, सो 90 एमसीक्यूज में क्या कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग द वेपोराइजेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आकर। वेपोराइजेशन में आप क्या करते हो, द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। लिक्विड में आपके पास क्या होती है, दैट इज स्ट्रॉन्ग IMF होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और गैस में आपके पास क्या होती है, वीक IMF, वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अगर आप यहाँ पे डिस्कशन करो वेपोराइजेशन में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आप वीक में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसके लिए हीट क्या होगी, दैट इज ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास आता है दैट इज अल्फा ऑप्शन आता है। 91 number MCQs. According to the first law of thermodynamics, the internal energy change in a system is equal to the heat added to the system minus the work done by the system. Work done by the system को आप क्या लेते हैं, that is negative लेते हैं। So first law of thermodynamics, अगर by the system है तो आप लोग के पास नेगेटिव आ जाएगा। सो 91 MCQ में आप लोग के पास अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा। अच्छा, 92 नंबर MCQ, द हीट रिलीज आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी हमने डिस्कशन की, तो ये किस चीज के बराबर होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये बराबर होगा एंथैल्पी चेंज के। 92 में आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ बी, एंथैल्पी चेंज के जो है वो बराबर होगा डेल्टा H के। आइसोबैरिक सिस्टम की जो है वो बात की जा रही है। टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, therefore Hess's law is used। 94 में आप 93 में आप लोग के पास क्या आता है, that is Hess's law आता है। for those reaction for which the enthalpy change cannot be directly measured, we will use what, that is the Hess's law to measure the enthalpy change indirectly। अच्छा, एक रिएक्शन है 94,
एक रिएक्शन आपको कहा गया है कि फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए हीट चेंज क्या है, दैट इज, यानी एक रिएक्शन है दैट इज रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज -200 किलो जूल पर मोल। आपसे कहा गया है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास बीटा ऑप्शन आता है, द रिएक्शन इज विच रिएक्शन, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास विच वन इज अ स्टेट फंक्शन, कौन सा आपके पास क्या है, दैट इज अ स्टेट फंक्शन है। आप सबको पता है कि स्टेट फंक्शन इज अ फंक्शन विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो कौन सा स्टेट फंक्शन है, दैट इज आप लोग के पास चार्ली ऑप्शन, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे आप लोग के पास चार्ली ऑप्शन। 96 को अगर आप लोग देखें, the enthalpy change when 1 mole of a substance formed from its element in their standard state is called, this is the enthalpy of formation। 97 को अगर हम देखें तो adiabatic process is the one in which, तो 97 में अभी हमने डिस्कशन की कि एडियाबेटिक प्रोसेस में आपके पास ना तो हीट बाहर जाती है और ना हीट अंदर आती है, नो हीट इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। तो यहाँ पे आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन आता है, दैट इज अ बीटा ऑप्शन जो है वो आता है। 98 एमसीक्यू को अगर हम देखें, हीट कैपेसिटी इज, 98 एमसीक्यू, हीट कैपेसिटी आपके पास क्या है, तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सी और 1 केल्विन। सो यहाँ पे आप लोग के पास जो अल्फा ऑप्शन है ये क्या है, दैट इज अ करेक्ट है। तो प्लीज इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, ओके अगर हम डिस्कशन करें दैट इज अ 99 नंबर एमसीक्यू। सो इन इक्वेशन Q that is equal to m cross c cross del t, द C रिप्रेजेंट, C किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में आपसे क्या कहा जा रहा है, दैट इज द 99 एमसीक्यू। आपको गिवन है कि Q दैट इज इक्वल टू m क्रॉस C क्रॉस डेल T, तो यहाँ पे ये C किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस C रिप्रेजेंट आप लोग के पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये C रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन है, अच्छा हीट कैपेसिटी भी गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो डी ऑप्शन दैट इज आप लोग के पास बोथ ए एंड बी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। सो 99 नंबर एमसीक्यूज में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द डेल्टा ऑप्शन। अच्छा 100 नंबर एमसीक्यूज की अगर हम डिस्कशन करें, सो 100 नंबर एमसीक्यू में क्या कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप सबको पता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो आप अगर आप लोग देखें, सॉरी इसमें मैं थोड़ा गलत हो गया, दैट इज आपके पास इसमें आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये क्या है, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगले एमसीक्यूज का ऑप्शन मैंने यहां पे लगा दिया। अच्छा 100 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव मींस जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ना करे, तो हीट कैपेसिटी तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो डेल्टा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी का, कि मोलर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा if 150 kilojoule heat of heat is required to decompose 3 moles of a compound, यानी एक कंपाउंड जिसके 3 मोल्स आपको गिवन है, 3 मोल्स, इसको डिकम्पोज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, 150 किलो जूल। तो पर मोल को डिकम्पोज करने के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी पर मोल को, सो दैट इज द इक्वल टू व्हाट 50 किलो जूल पर मोल। सो 101 में आपके पास जो ऑप्शन आता है दिस इज आप लोग के पास ए ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज द 50 किलो जूल पर मोल, ए ऑप्शन।
अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज अगर आप लोग डिस्कशन करें, द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 4.2. हाउ मच हीट इज needed to raise the temperature of 100 gram of a substance by 5 डिग्री C. तो आपको हीट कैपेसिटी गिवन है, मास भी गिवन है, 5 डिग्री C भी गिवन है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड. तो आप इसमें सारी वैल्यू को पुट करें कि Q दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम, 100 ग्राम गिवन है, heat capacity given है, specific heat capacity 4.2 and that is for how much temperature, that is 5. तो इससे जो correct option आप लोग के पास आएगा, this will become equal to 5 into 1 से 5 आ जाएगा, यानी इधर से आपके पास 5000 और इसको 5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा और 2 भी है मजीद. सो दिस विल बी आप लोग के पास दैट इज 21,000 जो है वो आपके पास आ जाएगा, सॉरी 22,100 जो है आपके पास आ जाएगा. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो गलत है. ऑक्सीडेशन में आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, यस ये ठीक है. प्रोवाइड हाइड्रोजन, ये आपके पास क्या है, दैट इज गलत है. ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन की एडिशन नहीं होती, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है. सो 102 में जो आपके पास ऑप्शन था, दिस इज आपके पास चार्ली ऑप्शन था. 103 में जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज बीटा ऑप्शन है, ये हाइड्रोजन को प्रोवाइड नहीं करता. 104 को अगर आप लोग देखें तो प्लीज इन दिस केस द एमसीक्यू गिवन इज के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन. तो सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन है. कार्बन में ऑक्सीजन एडिशन हो रही है, ये तो ऑक्सीडेशन है. ऑक्सीजन पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दैट इज गेन कर रहा है, तो इससे O बन रहा है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन. तो 104 में आप लोग के पास कौन सा एमसीक्यू ऑप्शन आता है, दैट इज द चार्ली ऑप्शन. सोडियम पॉजिटिव कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बिकॉज इट इज स्टेबल, it have no valence electron, have positive charge which resist the further oxidation. तो 105 में डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बिकॉज ये सारे के सारे क्या है, दैट इज करेक्ट है, मतलब सही एक्सप्लेन करते हैं सोडियम को. 106 डैश डू नॉट ऑक्सीडाइज, डू नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन. कौन सा जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं करता. तो जितना पॉजिटिव चार्ज एक स्पीशी पे ज्यादा होती है उतना उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और जितना उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उतना ऑक्सीडेशन उसके लिए क्या होती है, दैट इज मुश्किल होती है. सो प्लीज इस पॉइंट को आप लोग याद रखें कि यहाँ पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट है कि A+2 जो है इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करना बहुत मुश्किल है. अच्छा, नेक्स्ट आपको एक रिएक्शन गिवन है कि 2H2 प्लस आप लोग के पास O2, दिस इज कन्वर्टेड इनटू 2H2O. आपसे क्या कहा जा रहा है कि इन द अबाउ रिएक्शन, इन द अबाउ केमिकल इक्वेशन डैश शोज रिडक्शन. तो अगर आप लोग इस रिएक्शन को देखें माय फ्यूचर डॉक्टर्स, तो ये 0 है और ये भी 0 है, ये आप लोग के पास +2 है और ये -2 है. तो ऑक्सीजन 0 से -2 की तरफ जा रहा है. इट मींस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, दैट इज डिक्रीज हो रही है. सो इट मींस कि ऑक्सीजन शोज व्हाट, दैट इज अ रिडक्शन. तो यहाँ पे आप लोग के पास कौन सा एमसीक्यूज है, दैट इज 107 अच्छा, इसको 109 को मैंने डिस्कस कर लिया है. 109 को अगर आप लोग देखें, सो 109 में आपके पास बीटा ऑप्शन आ जाता है. 107 को जरा देखते हैं एंड 108 को देखते हैं. 107 अ स्पीशी दैट कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज. कौन सी स्पीशी आपके पास इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है, तो ए ऑप्शन आपको गिवन है, एल्यूमिनियम +2, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम. अभी मैंने कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, दैट इज मुश्किल. ऑक्सीडेशन क्या होगा, दैट इज मुश्किल होगा. सो यहाँ पे जो आप लोग के पास 107 में ऑप्शन आता है, दैट इज एल्यूमिनियम कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज. सो बीटा ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट है. 108 को देखें, डैश हैज द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज एज वेल एज अ रिड्यूस. अच्छा, यहाँ पे अब आपने एक पॉइंट याद रखना है, कुछ स्पीशी होती है जो सिर्फ ऑक्सीडेशन शो करती हैं और कुछ होती हैं जो सिर्फ रिडक्शन शो करती हैं. बाज ऐसी स्पीशी होती हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो करती हैं.
तो इन स्पीशी को आप किस चीज का नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। इनको आप एम्फोटेरिक का जो है वो नाम देते हैं। अब कौन सी स्पीशी बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी? तो जब एक एलिमेंट अपने हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के दरमियान होगा, when an element is in between its highest and lowest oxidation state, तो ये एलिमेंट किसका काम करेगा? इट विल बिहेव एज अ एम्फोटेरिक, मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी। तो अगर आप यहाँ पे एल्यूमिनियम +2 को देखो, सो एल्यूमिनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +3 है और मिनिमम यहाँ पे जो शो कर रहा है वो +1 है। तो +2 +3 और +1 के दरमियान मौजूद है। सो इट मींस कि दिस विल बिहेव एज व्हाट? ये किसका बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज अ रिड्यूसिंग। तो 108 में आपके पास कौन सा ऑप्शन है? दैट इज अ चार ऑप्शन। 109 तो हो गया है। 1010 को जरा देखते हैं। 110 को, सॉरी 1010 नहीं, 110 को जरा देखते हैं। द प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज अ, कौन सा इलेक्ट्रोड प्राइमरी इलेक्ट्रोड है? सो अल्फा ऑप्शन, दैट इज द शी। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है? दैट इज अ शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट एमसीक्यू 111, दैट इज 111 एमसीक्यू। इसमें कहा गया है कि द प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज शी एक्ट एज, शी जो है वो एक्ट करता है बोथ एनोड की तरह भी और आप लोग के पास कैथोड की तरह भी। 112 एमसीक्यूज को अगर आप लोग देखें, 112 एमसीक्यू को, तो आपसे कहा जा रहा है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज मेजर एट, दैट इज एसटीपी पे। एसटीपी पे टेम्परेचर आप लोग के पास कितना है? दैट इज 25 डिग्री सी। सो 298 यहाँ पे चार्ली ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें या रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज आपके पास 0 वोल्ट। द प्रॉपर्टी दैट इज इनकरेक्ट अबाउट कैथोड, कौन सी प्रॉपर्टी इनकरेक्ट है? 114 में अगर आप लोग देखें तो इसमें कौन सा ऑप्शन आता है? दैट इज अल्फा ऑप्शन आता है। दैट इज कैथोड इज ऑलवेज नेगेटिव। ये ऑलवेज नेगेटिव नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या गैल्वानिक सेल है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा और अगर गैल्वानिक सेल है तो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट 115 को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, सो 115 में इन गैल्वानिक सेल एनोड जो है वो आपके पास, इन गैल्वानिक सेल एनोड जो है वो आप लोग के पास क्या होता है? एनोड, इन गैल्वानिक सेल एनोड इज आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव होता है, नेगेटिव। और इस पे क्या होती है? दैट इज ऑक्सीडेशन होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, अल्हम्दुलिल्लाह, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होता है ये पॉजिटिव होता है, गैल्वानिक सेल में जो एनोड होता है ये नेगेटिव होता है और इस पे ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा, आपको एक रिएक्शन गिवन है जिसमें क्या हो रहा है कि टिन +2 रिएक्ट कर रहा है कॉपर +2 के साथ। तो टिन +2 इज कन्वर्टेड इनटू टिन +4 एंड कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर 0। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि टिन की क्या हो रही है। तो अगर आप टिन को देखें, सो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, टिन आप लोग के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहा है? +4 में। तो टिन का इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? दैट इज इंक्रीज हो रही है। इट मींस टिन आप लोग के पास क्या हो रहा है? दैट इज ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपको एक रिएक्शन गिवन है। इस रिएक्शन में आप लोग को क्या गिवन है? दैट इज 116 में आप लोग के पास क्या आता है? दैट इज टिन इज गेट ऑक्सीडाइज। तो अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 117 को अगर हम डिस्कस करें, आपको एक रिएक्शन गिवन है। कौन सा रिएक्शन गिवन है? दैट इज KMnO4। ये रिएक्ट कर रहा है किस चीज के साथ? HCl के साथ। एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू आप लोग के पास व्हाट? KCl। ये KCl में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस ये आप लोग के पास कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में? MnCl2।
MnCl2 और प्लस ये आप लोग के पास कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में और प्लस आप लोग के पास H2O। द कोफिशिएंट ऑफ क्लोरीन गैस इज, तो क्लोरीन गैस का कोफिशिएंट क्या होगा? तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि दिस रिएक्शन इज गिवन फ्रॉम व्हाट, दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आपने उन स्पीशी को मेंशन करना है जिनकी ऑक्सीडेशन और क्या हो रही है, दैट इज अ रिडक्शन हो रही है। तो अगर आप देखो मैंगनीज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से जा रहा है दैट इज +2 में, तो मैंगनीज 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दैट इज गेन कर रहा है। और क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से जा रहा है 0 में, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। मैंगनीज 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इसको हम कैसे बैलेंस करें? अगर हम क्या करें, दैट इज इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करें और इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई करें, दैट इज कोफिशिएंट आप लोग के पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 5 है। तो अगर यहाँ पे हम इसको जरा सोल्यूशन में देखें तो 117 MCQ में आप लोग के पास जो कोफिशिएंट ऑफ क्लोरीन आ रहा है, यस, आप 2KMnO4 जब यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे भी आप लोग के पास 2MnO4 आ जाएगा और आप टोटल HCl यहाँ पे कितने लेंगे, दैट इज 5 HCl जो है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्लोरीन आप लोग के पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, दैट इज 5 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन आपको गिवन है कि आपके पास आयरन जो है, आयरन आप लोग के पास रिएक्शन कर रहा है B2O3 के साथ और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में प्लस आप लोग के पास VO में। तो आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस द गिवन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सिंपली आप लोगों ने इस साइड पे जरा देखे, 2 आयरन है, इस साइड पे 1 आयरन है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दैट इज 2 लिखोगे। इस साइड पे 2 वेनाडियम है, इस साइड पे 1 है, तो आप इसके साथ भी क्या लिखोगे, दैट इज 2 लिखोगे। अब टोटल इस साइड पे कितने ऑक्सीजन हो गए, दैट इज 3 ऑक्सीजन है। इस साइड पे 3 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, दैट इज 3 ऑक्सीजन, दैट इज आपके पास हम 3 आयरन, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 आयरन है। वेनाडियम को अगर आप देखें यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, दैट इज 2 है। अब अगर आप अच्छा, ये आपके पास 2B हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आप लोग के पास क्या है, दैट इज यहाँ पे आई थिंक सो जो करेक्ट ऑप्शन आता है दैट इज आपके पास डेल्टा ऑप्शन जो है वो आता है, लेकिन इसको जो है मैं जरा चेक कर लूंगा। डेल्टा ऑप्शन कि इस रिएक्शन को आप बैलेंस नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लें और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और एक 4 ऑक्सीजन लें, तो एज सच मेरे जहन में कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा जिसके जरिए से आप इसको क्या कर लें, दैट इज बैलेंस कर लें। अच्छा, नेक्स्ट आपको गिवन है कि N2NO2 2NO2 अच्छा 2NO2 आपको एक रिएक्शन गिवन है कि 2NO2 प्लस आप लोग के पास H2O, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, HNO3 में प्लस NO2 में। इन द अबाउ रिएक्शन द NO2 इज, तो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एंड रिड्यूस भी हो रहा है। इधर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर आप लोग के पास +5 है और इधर आप लोग के पास क्या है, दैट इज +3 है। तो इस रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। सो 119 में आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आता है, दैट इज द चार्ली ऑप्शन आता है। सल्फर बिलोंग टू ग्रुप 6 एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S8 फॉर्म। तो सल्फर नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 में। और हम सबको पता है कि जब एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, दैट इज 0 होगी। तो 120 में आपके पास डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ आप लोग को गिवन है, एक कंपाउंड गिवन है दैट इज YBA2CU3 एंड आप लोग के पास O7 दैट इज इसमें कहा जा रहा है कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो इन दिस केस जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आप स्ट्रक्चर के जरिए ड्रा करोगे, बिकॉज एक से ज्यादा कॉपर है और जब जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड करते हो वो एक से ज्यादा हो,
तो ये आपके पास फ्रैक्शन में आता है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आती है वो 3.5 आती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7-2, तो प्लीज इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम -2 एज अ होल चार्ज है, 7 ऑक्सीजन पे -14, 2 क्रोमियम पे +12, एक क्रोमियम पे क्या जाएगा +6, तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। 123 MCQs को अगर आप लोग देखें, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ दिस, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट पे भी, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन इज दैट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन की जो मॉडर्न डेफिनेशन है इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ली ऑप्शन जो है वो गिवन है। इन आयन डिस्चार्ज एट एनोड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ which ion discharge या the ion discharge at anode by electrolysis of HCl, एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन में आपके पास क्या होता है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन आयन जो है यहाँ पे क्या होगा दैट इज ऑक्सीडाइज हो जाएगा। द स्पीशीज दैट एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, तो अभी मैंने आपको कहा कि अगर कोई स्पीशी अपने हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के दरमियान है तो ये बिहेव करेगी एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। तो 126 में आप लोग के पास जो ऑप्शन आता है दैट इज डेल्टा ऑप्शन HNO2। HNO2 में अगर आप नाइट्रोजन को देखो, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन दैट इज +3, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3 एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। तो अगर नाइट्रोजन अपने हाईएस्ट और लोवेस्ट के दरमियान है, इट मींस यहाँ पे नाइट्रोजन किसका बिहेव कर रहा है दैट इज एम्फोटेरिक, मींस बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो यहाँ पे हमारे फर्स्ट ईयर का जो कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अगले टेस्ट में हमारा ग्रैंड टेस्ट होगा जिसमें कंप्लीट फर्स्ट ईयर का जो कोर्स होगा वो इंक्लूड होगा। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।